हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। चलिए प्रदेश की खबरों पर आते हैं और इसके पहले एक अहम खबर आपको बता दें। अहमदाबाद में 2008 में सीरियल ब्लास्ट के केस में विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनाहगारों को आज सजा सुनाई, जिनमें से 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर हुई। 11 आतंकियों को ताम्र कैद में यानी कि अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा मिली। सीरियल बम धमाके में कुल 56 लोगों की जान गई थी। ये फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा हुई। इसके पहले राजीव गांधी हत्याकांड ही था, जिसमें एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके अहमदाबाद में हुए थे, जिनमें 56 लोगों की जान गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई साल तक चली। 80 आरोपियों पर केस चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 FIR दर्ज की। सूरत में 15 अन्य FIR भी दर्ज की गई। विभिन्न स्थानों से जिंदा बम बरामद किए गए थे। ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के द्वारा किए गए थे। पुलिस का यह मानना है कि आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद के दंगों के जवाब में ये धमाके किए थे। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन हुआ। विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। वहीं राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी हैं, वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। इसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के दूसरे विभागों के आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक 2022 का अनुमोदन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का निर्णय भी लिया गया। मुख्य बजट को तृतीय अनुपूरक को आज अनुमोदन दिया गया। पूरे प्रदेश में 5 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो पैकेज तय किया हुआ है रियायत, उसमें 2 विशेष जो लोगों ने आवेदन किया था उनको अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रायपुर कलेक्टर ने आज जिले में नर्सरी से लेकर 5वीं तक यानी प्राइमरी सेक्शन को खोलने का आदेश जारी कर दिया। एक सप्ताह पहले 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का आदेश हो चुका है और आज इस आदेश के बाद अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ स्कूल बंद कर दिए गए थे। 5 जनवरी से स्कूलों को बंद किया था। आज 45 दिन बाद दोबारा से स्कूल खोलने का आदेश हुआ है। धमतरी में भी कलेक्टर ने प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश दिया। कोरोना की वजह से 18 जनवरी को स्कूल बंद किए गए थे। कलेक्टर के आदेश के बाद शनिवार 19 फरवरी से ये फिर खुल जाएंगे। राजनांदगांव में डोंगर गांव के कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू पर पत्नी जयश्री साहू की संस्था को स्वेच्छानुदान की राशि देने का मामला सामने आया। विधायक दलेश्वर साहू के पत्नी की संस्था सृजन फाउंडेशन को 5 लाख और ज्यादातर अपने करीबी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों को स्वेच्छानुदान राशि देने को लेकर एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इसे लेकर राजनांदगांव बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है।
आरोपों पर पलटवार करते हुए दलेश्वर साहू ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी शासन में लूट मची रही, जनता की आड़ में मलाई खाने वालों को अब किसी दूसरे का भला होना सहन नहीं हो रहा। वैसे भी राशि संस्था को दी गई है, पत्नी को नहीं। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी न होने की बात कही है। सृजन फाउंडेशन के मुख्य रूप में भूमिका मेरी मिसेज की है और उसमें बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुई है। पूरे सृजन फाउंडेशन के मुख्य होने के नाते सृजन फाउंडेशन को आगामी महिला सशक्तिकरण के आर्थिक सहायता हेतु उनने आवेदन की। व्यक्तिगत पैसा तो आया नहीं उनके खाता में, वो तो संस्थागत पैसा है, हुआ है और संस्था में ही जमा होगा। ये कोई अभी की बात और कांग्रेस के लिए कोई नई बात है क्या? ये जो किया है ये गलत है और किसी भी जनप्रतिनिधि को, मुखिया को इस प्रकार का नहीं होता कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये तो गलत है। बिलासपुर में तमाम आपत्तियों और विरोध के बीच में निगम की बेशकीमती जमीन का आवंटन कांग्रेस के नए राजीव भवन के लिए कर दिया गया। राज्य शासन से जमीन के आवंटन को मंजूरी मिल गई। शासन की निर्धारित दर पर शुल्क जमा कर अब नए राजीव भवन का निर्माण हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिलों में नए राजीव भवन बनाने के निर्देश थे। भवन के लिए पहले सामुदायिक भवन की जमीन चुनी गई, लेकिन विरोध के बाद कांग्रेस ने पुराने बस स्टैंड पर निगम की जमीन का चयन किया। यहां भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन नगर निगम की सामान्य सभा ने जमीन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया। फाइल को शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया, जहां से मंजूर हो चुकी। अब भी विपक्ष जमीन के आवंटन के निर्णय पर जन विरोधी बताते हुए विरोध कर रही। जिला कांग्रेस का कहना है कि शासन ने कांग्रेस जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नए राजीव भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। बिलासपुर शहर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत और एक बहुत बड़ी समस्या से निदान मिलता। जिस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग बनना था, यातायात की समस्या से मुक्त होने के बजाय वहाँ पे कांग्रेस भवन के निर्माण के लिए आवंटन का रास्ता अपनाया है। आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कैबिनेट ने उसको प्रस्ताव को पास कर दिया और जिला कलेक्टर बिलासपुर को 5% के माध्यम से हमको पैसा पटाने के लिए आदेश राजस्व विभाग से आया है और एक ऐसा कांग्रेस भवन इस न्यायधानी में बनेगा कि जो कि हमेशा याद किया जाएगा। और एक बड़ी खबर मुरैना से, कैलारस सब्जी मंडी में आग लग गई है। कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। अब तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। कैलारस थाना इलाके का मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरैना से, कैलारस सब्जी मंडी में आग लगी है। कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। लाखों का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। सत्येंद्र सिंह तोमर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं आग अभी भी लगी, क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है वो कैलारस थाना इलाके के फारिया जो सब्जी मंडी है वहाँ का पूरा घटनाक्रम है और कम से कम आधा दर्जन से अधिक जो दुकान है वो अभी तक स्वाह हो चुकी है। लेकिन हालांकि अभी तक अगर आग काबू पाने की बात की जाए तो अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो कैलारस नगर पालिका और जुल्लूपड़ा से आती, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी वहां मौके पर पहुंची नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा, नहीं आसपास के जो लोग एकत्रित हो गए, सब्जी व्यापारी है, उनको जैसे ही सूचना लगी वो लोग एकत्रित हो गए और वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि वो लोग इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि और भी दुकानों पर आग लग सकती है, आग और आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि अगर जो 6 दुकानों में आग लगी हुई है वो उनमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो लाखों रुपए की जो सब्जी और जो तमाम सारे सामान रखा हुआ था वो बिल्कुल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि और ये कोई पहला मामला नहीं है। कैलारस सब्जी मंडी में इससे पूर्व भी कई बार आग लग चुकी हुई है। हालांकि जो सब्जी मंडी है वो कहीं ना कहीं स्थापित नहीं की जाती है, जो चबूतरे हैं वो नहीं बनाए गए हैं और जो दुकान है वो नहीं की गई है। दुकानों की जो स्थिति है वो झोंपड़ी बनाकर सब्जी जो व्यापारी है वो वहाँ पर सब्जी मंडी की बिक्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि प्रशासन को कई बार ये आग की जो घटना है वो कैलारस सब्जी मंडी में हो चुकी है। उसके बाद
भी अभी तक अगर सब्जी मंडी स्थापित की जाए या सब्जी मंडी की जो व्यवस्था की जाए वो नहीं कर पाया है। तो कई बार सवाल खड़े होते हैं और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो भी नहीं मौके पर पहुंची है। तो काफी अगर देखा जाए तो व्यापारियों में काफी इसको देखकर आक्रोश नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कई बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने के बाद में ना ही तहसीलदार, एसडीएम और कोई भी जो वरिष्ठ अधिकारी है वो मौके पर नहीं पहुंचे है। तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची और आग बुझाने के प्रयास लोग अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति है। कैलार सब्जी मंडी में अचानक से आग लगने के बाद लोगों का गुस्सा इस बात को जरूर लेकर दिख रहा है कि दुकानें जल रही हैं और अब तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा और इसमें आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की जांच की मांग की। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की इस गुजारिश को स्वीकार किया और पत्र के जरिए इसे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बताया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें घाटी में मौजूदा हालात और आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अफसर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, थल सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाल ही में चारा घोटाले के एक और केस में दोषी ठहराए गए, जिसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए फंसाया जा रहा है। उनके सामने जो झुकता नहीं वो उसको इसी तरह प्रताड़ित करते हैं। लालू के बचाव में प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव पर जो मामले हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जो मामला कोर्ट में, उस बारे में यदि कोई टिप्पणी करता है तो अचरज की बात है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिली है। भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश 100% टीकाकरण की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाए जाने के बाद अब पन्ना के अजयगढ़ में अवैध उत्खनन करते डंपर पकड़े गए। बताया जाता है कि जो डंपर पकड़े गए कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे के रिश्तेदार उज्जवल पांडे के हैं। कुछ ही दिन पहले दिग्विजय सिंह को साथ लेकर भरत मिलन पांडे ही रेत खदानों पर गए थे। निरीक्षण के बाद दिग्गी ने खनिज मंत्री पर अवैध उत्खनन और परिवहन के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले पर खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है, कौन चोर है कौन ईमानदार, ये अब साफ हो गया। आपने आज देखा होगा, आप वहां पे देखो, एक भी अवैध उत्खनन नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरह के जो नेता है, जो चोरी चपारी करने की जिनकी आदत रही है, जिनके वीडियो वायरल हुए थे, जिन्होंने एसडीएम के ऊपर अटैक किया था, जिनने ठेकेदार के ऊपर अटैक किया था, आज उसी की गाड़ियां आज रंगे हाथों पकड़ी जा रही हैं और रेत से लदे हुए पकड़ी जा रही हैं। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी बताएं कि अब कहां है, अब इस पर क्या स्टेटमेंट है जब उन्हीं के व्यक्तियों की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। कलेक्टर साहब की बनाई गई टीमों के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए आदेश के तहत लगातार हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में अजयगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा जिले के दरेमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम जारी है और इसके निरीक्षण पर पहुंचे सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने यहां चल रहे काम को लेकर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने निर्माण कंपनी और विभाग को रात के समय में भी निर्माण जारी रख जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यहां से हवाई सेवा शुरू करने की पहल हो पाए। कलेक्टर ने निर्देश दिया, एयरपोर्ट के रनवे के एक्सटेंशन के काम के लिए एयरपोर्ट पर जितनी जमीन उपलब्ध है उसमें इसका विस्तार किया जाए। दरेमा एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा रनवे के विस्तार का काम किया जा रहा है। रनवे की लंबाई 15 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर की जा रही है और ऐसे में बिना जमीन अधिग्रहण के इसके विस्तार के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
इसमें हम लोगों ने अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनको निर्देशित किया कि जल्द से जल्द काम उसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट को जल्द से जल्द फंक्शनल करना है ATR के लिए। तो इसके लिए अपनी इनकी पूरी टीम जो है उनके साथ बैठ करके उसकी समीक्षा की गई है और उम्मीद है कि जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक ट्रांसफर नीति से पीड़ित करीब 27,000 शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हर जिले से आए पदाधिकारी और शिक्षकों ने आंदोलन की शुरुआत की। सरकार से शिक्षकों के मूल पदस्थापना दिवस से वरिष्ठता का लाभ देने की मांग की है। आंदोलन करे शिक्षकों के मुताबिक पति पत्नी शादी के बाद ससुराल जाने या विकलांगता की स्थिति में शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया गया था, लेकिन ट्रांसफर नीति की खामी के चलते ट्रांसफर से पहले उनकी सेवा को शून्य कर दिया गया। नुकसान ये हुआ कि जिन शिक्षकों ने 10 या 15 साल सेवा देने के बाद भी ट्रांसफर का लाभ लिया, उनकी सीनियरिटी खत्म कर दी गई। अब उन्हें ट्रांसफर के समय से वरिष्ठता का पात्र माना जाता है। इसके चलते कई साल बाद ज्वाइनिंग करने वाले प्रमोट हो रहे हैं। शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। किसी भी विभाग में स्थानांतरण होता है, जैसे पति पत्नी अलग अलग नौकरी कर रहे थे या बिटिया की जब शादी होती है तो वो विवाह करके सामाजिक रीति रिवाज के तहत पति के घर जाता है तो वो ट्रांसफर कराता है। विकलांग है, बीमार है, ये शिक्षक शासन की योजना और नीति के अनुसार ये ट्रांसफर कराए थे। अब सरकार का ये कहना है कि जो नियम है तो इससे तो उनका प्रमोशन होगा ही नहीं, पदोन्नति होगी नहीं। इस मांग को लेकर कि प्रथम नियुक्ति तिथि से हमको वरिष्ठता दी जाए, ये आंदोलन हम कर रहे हैं। रायपुर से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान आरपीएफ जवान ने बचा ली। महिला चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और तभी पैर फिसला और इसके पहले कि वो ट्रेन की चपेट में आती, आरपीएफ जवान ने दौड़कर महिला की जान बचाई। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ट्विटर के ऊपर इसे शेयर भी किया है। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बैलेंस बिगड़ा और गनीमत यह थी कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आने के चंद सेकंड पहले आरपीएफ आरक्षक ने दौड़ करके उनको पकड़ लिया, प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और जान बचा ली। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। महिला सचखंड एक्सप्रेस से दिल्ली जाने वाली थी और जल्दबाजी में यह हादसा हुआ। बाद में आरपीएफ जवान ने उनको बचाया और तत्काल ही दूसरी ट्रेन के ऊपर उनको आगे सुरक्षित रवाना किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।